और जैसा कि हमने आज आपको बताया था कि आज हम डीएनए में आपके लिए पेरेंट्स मिनिस्टर मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बची हुई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है और देश के लाखों छात्र और उनके पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि आने वाला भविष्य उनका अब कैसा होगा। इसलिए आज हमने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से खास तौर पर यह रिक्वेस्ट की कि वो आज वो जी न्यूज़ पर आएं और देश में जितने भी जो पेरेंट्स हैं उनके साथ सीधे बातचीत करें, संवाद करें। और उनसे बातचीत मैं शुरू करूं उससे पहले छोटा सा परिचय उनके बारे में आपको मैं देना चाहता हूं। डॉक्टर निशंक वर्ष 2009 से 2011 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 75 से ज्यादा पुस्तकें वो लिख चुके हैं जो भारत समेत पूरी दुनिया में 10 से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं और शायद भारत के अकेले ऐसे नेता होंगे जिन पर इस समय शोध चल रहे हैं। इनमें से करीब 7 शोध हो चुके हैं, जबकि 10 शोधों पर अभी भी काम चल रहा है। ऐसे में छात्रों से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए उनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि विभाग भी उन्हीं का है और वो जानकार भी हैं। इसलिए आपसे हमारा रिक्वेस्ट ये है कि आप पेरेंट्स मिनिस्टर मीट पर ट्वीट करके उनसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं देश के लाखों छात्र और उनके मां बाप की तरफ से भी आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे यही है जो कि हमें पिछले 24 घंटे में बहुत सारे लोग ये लिख रहे थे कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। सीबीएसई ने कहा है कि अब जो नई घोषणाएं हुई हैं, आपने परीक्षाओं को अब रद्द कर दिया है और 15 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, ये घोषणा की है। तो सबसे पहले तो आप हमें इसके बारे में बताइए, सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं की, रोड मैप क्या है और क्या आपको वाकई लगता है कि आज जो हालात हैं 15 जुलाई तक उसका रिजल्ट भी आ जाएगा? सीबीएसई की जो बची हुई परीक्षाएं थी, उसके लिए सीबीएसई ने ये सोचा था पीछे के समय कि हम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक उन परीक्षाओं को करेंगे और जो कॉपियां, जो परीक्षाएं हो गई थी उसकी 1.5 करोड़ जो उत्तर पुस्तिकाएं थी जिनकी जांच होनी थी, वो हम लोगों ने गृह मंत्रालय से स्वीकृति ले करके और जो 3000 सेंटर थे हमारे, उन 3000 मूल्यांकन केंद्रों से अध्यापकों के घरों तक उन कॉपियों को पहुंचाया। तो हमारे मन में ये था कि इस बीच हम उन उत्तर पुस्तिकाओं को जांचवा लेंगे और इधर 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हम इन परीक्षाओं को कर लेंगे। तो आगे हम लोग 15 अगस्त तक परीक्षा परिणाम घोषित कर सकेंगे। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां लगी और क्योंकि हमारे अधिकांश स्कूल कोरोना सेंटर बने हुए हैं और भिन्न भिन्न स्थानों पर जो परिस्थितियां हैं, उससे ऐसा लगा कि छात्र का इस समय उन केंद्रों तक पहुंचना खतरे से खाली नहीं है। वो छात्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और इसलिए हम लोगं ने ये विचार किया कि इस समय जो कुछ संभव हो सकता है उसको मदद मिल सकती है। तो हम लोगों ने जो प्रस्तावित किया गृह मंत्री जी से उनके मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, तो हम लोगों ने कहा कि क्योंकि हाई स्कूल की तो बहुत कम रह गया था, केवल दिल्ली में जो वो प्रभावित क्षेत्र था केवल उसमें था, बाकी हाई स्कूल की सभी परीक्षाएं हो गई थी। इंटर की जो रह गई थी, तो अभी ये तय किया है कि जो भी प्रश्न पत्र हुए हैं उन्हीं प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर हम रिजल्ट घोषित करेंगे और वो भी रिजल्ट हम 15 जुलाई तक घोषित कर देंगे। और 15 जुलाई तक घोषित करने के बाद यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसके नंबर अपेक्षाकृत कम आए हैं या वो संतुष्ट नहीं है, यदि वो परीक्षा देता तो शायद इससे बेहतर उसको रिजल्ट मिलता, तो हम लोगों ने इसके लिए विकल्प खोले हुए हैं कि यदि 15 जुलाई तक जो परीक्षा परिणाम घोषित होंगे उसको लगेगा कि नहीं उसको परीक्षा देनी है,
तो वो अपना विकल्प दे सकता है। हमने उसके हाथ पर छोड़ा हुआ है और वो जब भी परिस्थितियां ठीक होंगी तब वो परीक्षा दे सकेगा। तो मैं सोचता हूँ कि जो मेरे अभिभावक काफी तनाव में थे, स्वाभाविक भी है, और अध्यापक तनाव में थे। अब वो कम से कम स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई कि हम हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं को नहीं कर रहे हैं। उसकी जो प्रश्न पत्रों के आधार पर मूल्यांकन करके उसका रिजल्ट घोषित कर रहे हैं। तो फिलहाल तो ये जो आज का निर्णय है वो ये है। जी, आपने देखा होगा आमतौर पर जैसे ही 12वीं क्लास का जो नतीजा आता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद कॉलेज का एडमिशन शुरू हो जाता है। तो अब इसके बाद कॉलेज के जो एडमिशन्स होंगे उसके बारे में आप हमारे अभिभावकों को बताइए कि क्या वो देर से शुरू होंगे, इस बार क्या आप अपना प्रोसेस बदल देंगे, किस तरह का एडमिशन प्रोसेस इस बार कॉलेजों में होने वाला है? देखिए, जो परिस्थितियां चल रही हैं, हम परिस्थिति के अनुरूप लगातार निर्णय भी ले रहे हैं। हम लोगों ने उच्च शिक्षा में भी इन सब चीजों की स्थिति का मूल्यांकन और आंकलन करने के लिए यूजीसी के स्तर पर एक टास्क फोर्स बनाई और ऐसे स्कूली शिक्षा के उसमें एनसीईआरटी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाई, जो समय समय पर इन परिस्थितियों को देखते हुए वो सुझाव देते हैं और उसी आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं। लेकिन उच्च शिक्षा में भी ये जुलाई में परीक्षाएं करने का घोषणा है और जो यूजीसी ने तय किया है वो भी ये तय किया है कि जो छात्र है यदि वो पहले वर्ष का है तो उसको 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उसको पदोन्नत करेंगे, और यदि वो दूसरे सेमेस्टर तीसरे सेमेस्टर का है तो पीछे के सेमेस्टर का 50% प्लस जो जिस सेमेस्टर में वो है उसका 50%, दोनों का मूल्यांकन करके उसको पदोन्नति देंगे, उसको रिजल्ट घोषित करेंगे। लेकिन जो अंतिम है, जो फाइनल परीक्षा है, वो परीक्षा देनी पड़ेगी। ये जब भी स्थितियां सामान्य होंगी तब वो परीक्षा देना है। उस परीक्षा देने के बाद ही आगे जो सत्र शुरू होगा वो सत्र आगे के लिए शुरू होगा। इसलिए सभी विश्वविद्यालयों को ये कहा गया है कि जब तक ये परीक्षाएं लगभग पूरी नहीं होती, उन सभी विश्वविद्यालयों को, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं, लेकिन सबको ये अनुरोध किया गया है कि सब परीक्षाएं हो जाएंगे तो समय, प्रवेश का समय थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्योंकि स्थिति जो है ये असाधारण है, तो ऐसे में जो मार्किंग होगी, कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ी लीनियंट मार्किंग होती है। आप सब जानते हैं, अध्यापक भी जानते हैं कि बच्चों को इतना पढ़ाई का समय नहीं मिला होगा, असाधारण स्थिति है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ी सी लीनियंट मार्किंग होगी और एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, कट ऑफ परसेंटेज कई बार 100% तक चला जाता है और छात्र बहुत दबाव में आ जाते हैं? क्या आपने सबको राहत दी है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम जैसे आइडियाज़ दे दिए हैं, तो क्या छात्रों को भी कोई राहत दी जाएगी, इस बारे में कोई रियायत दी जाएगी, कोई डिस्काउंट छात्रों के लिए? मैं समझता हूं कि ये जो यदि उसको लगता है कि दोनों में जो उसका मूल्यांकन हुआ है उसका मूल्यांकन ठीक नहीं हुआ है, तो उसके हाथ पर हमने छोड़ा है कि वो दोबारा परीक्षा भी दे सकता है और अपने उसको बढ़ा सकता है। उसको लगता है एक पेपर में वो और अच्छा कर सकता था, उस पेपर में दे सकता है। और जहां तक आपने कहा कि उसको क्या छूट होगी, ये जो आगे तक का प्रवेश का है वो छूट होगी, और इन परिस्थितियों में उसको क्या और सहयोग किया जा सकता है, इसके लिए हमने उच्च शिक्षा में यूजीसी के आधार पर फिर एक कमेटी अलग से भी गठित की है, और स्कूली शिक्षा में तो ऑलरेडी की है, लेकिन ये समस्या उच्च शिक्षा की आएगी, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के साथ, संस्थानों के साथ हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं कि कोई भी बच्चे के साथ अन्याय न हो सके, उसको पूरी तरीके से न्याय मिल सके। जी डॉक्टर साहब, जो उच्च शिक्षा संस्थान है, अब उनके एंट्रेंस एग्जाम भी इसके बाद शुरू हो जाएंगे, जैसे जीईई मेंस होगा, जीईई एडवांस्ड होगा, या नीट की जो परीक्षाएं होंगी। इसके बारे में आप क्या लगता है आपको कि आपने जो तिथियां सेट की हैं, आप उसको, उस डेडलाइन को अचीव कर पाएंगे, या उन परीक्षाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है?
जेईई की जो मेन परीक्षा है वो हम लोगों ने 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच रखा हुआ है। और जो नीट है वो नीट का हम लोगों ने 26 जुलाई रखा है। अब अभी तक जो स्थितियां हैं हम लोग लगातार आंकलित कर रहे हैं। आगे क्या निर्णय होगा ये समय बताएगा। लेकिन जब छात्रों ने मुझसे संदेश करके ये कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, हमारे अस्थिरता खत्म हो गई कि निश्चित तिथियां हम लोगों को मिल गई हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर बंद हैं और हम क्या करें। तो ऐसे अवसर पर उसको मदद करने के लिए एनटीए ने एक ऐसा ऐप निकाला, नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप, जिसमें उसके कई सारे प्रश्न पत्रों को दिया और उसके घर पर ही, ताकि वो अपने मोबाइल में उस ऐप को जो है डाउनलोड कर सके। और मुझे खुशी है कि 10 लाख से भी अधिक छात्रों ने उसको डाउनलोड किया। 19 लाख बार उसको परीक्षा दी है और उसको हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया। और मुझे खुशी है कि 19 लाख घंटे से भी अधिक छात्रों ने उसका उपयोग किया। तो उसको हर प्रकार की सुविधा कैसे मिल सकती है, ये उसको सुविधा दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा उसके लिए बहुत जरूरी है, तो बहुत विषम स्थिति नहीं आएगी तो उन तिथियों में उसको परीक्षा दिलाने की कोशिश करेंगे। ये अभी तक हमारा प्रयास है। सिद्धार्थ जायसवाल ने अभी हमसे एक सवाल पूछा है कि इस वर्ष स्कूलों में नया एकेडमिक सेशन कब शुरू होगा। डॉक्टर साहब, आप जवाब दें इसका। जैसे कि मैंने अभी आपको चर्चा की है कि जब सभी परीक्षाएं हो जाएंगी उसी के बाद नया सत्र शुरू होगा। जहां तक स्कूली उसमें है वो तो ऑनलाइन हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जहां उच्च शिक्षा का विषय है वो जब ये परीक्षाएं हो जाएंगी, परीक्षाओं को होने के बाद मुझे लगता है कि अगस्त 31 तक प्रवेश की प्रक्रिया जारी रखने के बारे में कहा गया है। जी, अगला सवाल जो मेरे पास आ रहा है वो है शशांक झा, जो खुद छात्र हैं, और वो पूछ रहे हैं कि इस साल 12वीं कक्षा में जाने वाले अब वो हैं, तो क्या इस साल सिलेबस कम हो जाएगा? अभी जो परिस्थितियां हैं, जैसे आप सबको पता है कि पूरी दुनिया जो कोरोना के महामारी के संकट से होकर के गुजर रही है, और जिस तरीके से अचानक बच्चे को घर पर ही रहना पड़ा और हम उसको ऑनलाइन लाए हैं, उस समय हम लोगों ने ये कहा था एनसीईआरटी से कि बच्चा घर पर है और बहुत दबाव और तनाव में है, कुछ ऐसा शैक्षणिक कैलेंडर करे कि थोड़ा सा उसका बोझ कम हो, और इसलिए उसको थोड़ा सा संशोधित किया है। ये जो परिस्थितियां हैं ये कब तक ऐसी रहती हैं? अभी तो एनसीईआरटी ने जो शैक्षणिक कैलेंडर बनाए हैं वो कुछ कम ही रखा है, लेकिन जैसे जैसे क्या स्थिति आती है और फिर हम नई शिक्षा नीति को लेकर के आ रहे हैं, उस नई शिक्षा नीति के तहत हम किस तरीके से आगे उस पाठ्यक्रम को रखेंगे ये इस पर भी निर्भर होगा। तो फिलहाल तो पाठ्यक्रम थोड़ा सा कम ही किया है और जो शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है उसमें निश्चित रूप में इनको पहले की अपेक्षा पाठ्यक्रम कम है। जी, आपने ऑनलाइन शिक्षा की बात की। मेरे पास जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि हमारे देश में सिर्फ 12% परिवारों के पास ही इंटरनेट की सुविधा है। उसमें भी 27% परिवार जो हैं वो शहरों में हैं और ग्रामीण परिवारों में सिर्फ 5% परिवारों के पास ही इंटरनेट है। तो ऐसे में जो बाकी के बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास ना तो इंटरनेट है और ना उनके पास वो सुविधाएं हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप में, और मुझे लगता है कि चौधरी जी आप इस बात से सहमत होंगे कि न देश को पता था, न छात्र को पता था, न अध्यापक को, न हमको पता था कि अचानक ऐसी परिस्थितियां आएंगी और एकाएक सबको घरों में कैद होना पड़ेगा। उन परिस्थितियों में
शायद अभिभावक को ये कल्पना भी नहीं रही होगी कि उसका बच्चा घर पर ही पढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन हमने किया। और हम लोगों ने ऑनलाइन रात और दिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम ने जुट करके और कैसे करके भी, चाहे स्कूली शिक्षा में दीक्षा पोर्टल पर लाई, ई पाठशाला पर लाई और स्वयं पर लाई, स्वयं प्रभा पर लाई। और हम लोगों ने ये कोशिश की कि किसी तरीके से ज्यादा छात्रों तक कैसे पहुंच हो सके। अभी जब सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से मैं बात करता हूं कि उनकी पहुंच कहां तक हुई है, जैसे हम लोगों ने दीक्षा पोर्टल पर 80,000 से भी अधिक पाठ्य सामग्री उपलब्ध है और विभिन्न राज्यों ने अपनी अपनी भाषाओं में भी अपने अपने पाठ्यक्रम तैयार करके उस पर डाले हुए हैं। ऐसे ही स्वयं भी हमारा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, शायद दुनिया का महत्वपूर्ण और बड़ा ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और जैसे आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये मन रहा है कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए और वन क्लास और वन चैनल होना चाहिए। जिस बात को आपने अभी चर्चा की है और जो हमारा लक्ष्य है कि हम अंतिम छोर तक के छात्र तक भी जा सके, वो भी वंचित न रहे, तो जहां दीक्षा, ई पाठशाला, स्वयं और स्वयं प्रभा सहित विभिन्न माध्यमों से हम उस तक जा रहे हैं, तो जिसके पास नेट नहीं है, स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, उसमें हमने स्वयं प्रभा के जो ये 32-34 चैनल हैं हमारे पास 24 घंटे चलते हैं। ये डिश टीवी पर, स्काई, टाटा स्काई पर। टेक्नोलॉजी कभी कभी साथ नहीं देती है और अचानक से हमारा संपर्क अभी टूट गया है मंत्री जी के साथ। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये संपर्क हमारा दोबारा से स्थापित हो जाए ताकि हम अगला सवाल भी उनसे पूछ सकें। और बहुत सारे सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं। हैशटैग आपके सामने है, पेरेंट्स मिनिस्टर मीट। इस पर लोग अलग अलग तरीके के सवाल पूछ रहे हैं और अचानक बीच में हमारा संपर्क टूट गया मंत्री जी से। दोबारा से जैसे ही हमारा संपर्क स्थापित होता है तो हम लोग उनसे बात करेंगे। और अभी मुझे बताया गया कि वो दोबारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये टेक्नोलॉजी भी डॉक्टर साहब कई बार बड़ी धोखा दे जाती है बीच में, तो ये बीच में एक गैप आ गया। अगला सवाल जो हमारे पास है डॉक्टर साहब, वो प्रियंका भारद्वाज ने पूछा है और वो कह रही हैं स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं लेकिन फीस पूरी वसूल रहे हैं। कई पेरेंट्स फीस देने की स्थिति में नहीं है। क्या इस मामले में आपका मंत्रालय कोई निर्देश जारी करेगा? ये जो पिछला वाला सवाल था कि अंतिम छोर तक के बच्चे को पहुंचने के लिए हम स्वयं प्रभा के जो चैनल पर आकर के डिश टीवी है, टाटा स्काई है, एयरटेल, डीटीएच है और विभिन्न माध्यमों से हम उस बच्चे तक, चाहे हमको रेडियो से पहुंचना पड़े, चाहे सामुदायिक रेडियो से पहुंचना पड़े, लेकिन हमारी कोशिश है कि हर हालत में हम अंतिम बच्चे तक पहुंच सकें और उसमें हम काफी सफल भी हो रहे हैं। जो दूसरा विषय अभी आपने बताया कि ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं और शुल्क की जो बात कर रहे हैं, ये राज्यों का विषय है। तो मुझे लगता है कि जो प्राइवेट संस्थान हैं और जो उनका प्रबंध तंत्र है, अभिभावक है और राज्य सरकार, इनके बीच समन्वय होना चाहिए कि किस तरीके से वो शिक्षा, क्योंकि अंततोगत्वा हम ये चाहेंगे कि अध्यापक और अभिभावक के माध्यम से बच्चा इन विषम परिस्थितियों में वो पढ़ाई करे और तनाव मुक्त रहे। तो अध्यापक की भी भूमिका चाहिए ही चाहिए और अध्यापक की भूमिका के माध्यम से ही हम बच्चे को सशक्त करना चाहते हैं फिलहाल इस परिस्थिति में। तो जो ये समस्या है, ये समस्या राज्यों की है और राज्यों को थोड़ा सा आपस में चर्चा करके इसका निस्तारण करना चाहिए। जी, तो मैं आपकी ओर से बता देता हूं सारे दर्शकों को कि ये अगर आपको कोई ऐसी समस्या आ रही है तो आप अपने राज्य के शिक्षा मंत्री से और शिक्षा मंत्रालय से आप संपर्क कीजिए और वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। डॉक्टर साहब, अब ये कोविड-19 के बाद का जो दौर है, इसमें पूरा जीवन बदल गया है। हर
चाहे आप क्षेत्र कोई भी ले लीजिए, हमारे शिक्षा के मामले में हमारे पास स्कूलों की कमी पहले ही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से इतना बड़ा हमारा नहीं था, अध्यापकों की भी कमी थी। और अब जब इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन एजुकेशन होगी, हमारा पूरा की पूरा जो तंत्र है वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कितना तैयार है, हमारे क्या अध्यापक जो हैं वो क्या इसके लिए ट्रेंड हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या हमारे छात्र भी इस तरह की क्लासेस के लिए ट्रेंड हैं, और क्या वो उतनी ही गंभीरता से इन क्लासों को भी लेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पर आपके विचार क्या हैं? भविष्य क्या है शिक्षा का हमारे देश में इसके बाद? अब काफी लंबा सवाल है आपका ये, और इस सवाल से एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। आपको जैसे मालूम है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और इसकी यदि शिक्षा के वैभव को देखा जाए तो 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से भी अधिक स्कूल हैं, 1,09,00,000 से भी अधिक अध्यापक हैं, और जितनी कुल अमेरिका की आबादी नहीं है 33 करोड़ से भी अधिक यहाँ छात्र छात्राएं हैं। तो इतना विशद है, इस विशाल परिवार को जोड़े रखना, उसको आगे बढ़ाना, और इन परिस्थितियों में कम चुनौती भरा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो आपने चर्चा की है, निश्चित रूप में हमारे संस्थाएं और अवस्थापनाओं की कमी नहीं है। इस देश में लगातार ये कहा जाता रहा है, मैं सोचता हूँ हमारे IITs हैं, हमारे आईसर हैं, NITs हैं, IIITs हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं। जब मैं पूरे देश के इन बड़े संस्थानों में जाता हूं तो मुझे खुशी होती है। अभी आपने कोविड-19 की आपने बात की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब इस बात को कहा कि ये चुनौतियां हैं और चुनौतियों का मुकाबला होगा तो अवसरों में भी तब्दील हो सकती हैं, तो हमारे जो युवा हैं उन्होंने इसको बिल्कुल ठाना। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस अवसर पर मेरे नौजवान क्या कुछ कर सकते हैं, तो जब लोग घरों पर रहे होंगे तो हमारे शोध छात्र प्रयोगशालाओं में थे, और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि चाहे वेंटिलेटर के निर्माण की बात हो, चाहे वो मास्क के निर्माण की बात हो, चाहे वो ड्रोन के निर्माण की बात हो, चाहे वो टेस्टिंग किट के निर्माण सस्ता, उत्कृष्ट और समय पर अच्छा रिजल्ट देने वाले, इतने शोध और अनुसंधान में कि मुझे युक्ति पोर्टल बनाना पड़ा, और ये कहा कि जितने भी अनुसंधान हो रहे हैं उस युक्ति पोर्टल पर आप ला करके एक जगह शुरू करिए। तो मैं ये समझता हूं कि देश के अंदर संस्थान हमारे बहुत अच्छे हैं, और जो आपने कहा है कि जो हमारा भविष्य है, हम स्पार्क के माध्यम से पूरी दुनिया के 127 शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान कर रहे हैं। हम स्टडी इन इंडिया के तहत पूरी दुनिया के लोग अब हमारे यहाँ आ रहे हैं, और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि इस समय 50,000 से भी अधिक ऐसे रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। जो विदेशों में जाने वाले छात्र हैं उन्होंने ये कह दिया कि हमारी दोबारा आप JEE की परीक्षा करवा दीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, ताकि हम अपना भविष्य इन्हीं संस्थानों में तलाशेंगे और तराशेंगे। हम यहाँ की अवस्थापनाओं को भी पुख्ता करेंगे, हम ये भी साबित करेंगे कि नहीं, हमारे संस्थान कमजोर नहीं है। दुनिया के जो लोग हैं, दुनिया के शीर्ष कंपनियां हैं, उनमें यदि चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, तमाम दर्जनों सैकड़ों शीर्ष कंपनियों पे आज भी हिंदुस्तान का नौजवान CEO बन करके उसको लीड कर रहा है, वो इन्हीं संस्थानों से पढ़ करके गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने देश के इस नौजवान से कहना चाहता हूं, हमारे संस्थान सक्षम संस्थान है, सुदृढ़ हैं और प्रभावी हैं। आज भी हम ज्ञान और ज्ञान प्लस के तहत पूरी दुनिया के लोगों के साथ हम लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ कमी नहीं है। मेरा भविष्य बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया का, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का छात्र इधर पढ़ने के लिए आना चाहिए और यहाँ का अध्यापक बाहर पढ़ाने के लिए जाना चाहिए। इसलिए निष्ठा कार्यक्रम के तहत 42 लाख से भी अधिक अध्यापकों का प्रशिक्षण दे रहे। शायद दुनिया का यह सबसे अध्यापक प्रशिक्षण का काम होगा। अर्पित के माध्यम से उच्च शिक्षा में कर रहे हैं, मदन मोहन मालवीय शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे जो अध्यापक हैं, निश्चित मुझे भरोसा है कि एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि देश वैसे भी विश्व गुरु रहा है, एक दिन ऐसा आएगा बहुत जल्दी, ताकि दुनिया में हमारा अध्यापक पढ़ाने के लिए जा सकेगा और दुनिया का छात्र मेरी धरती पर पढ़ने के लिए आ सकेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी अध्यापकों की बात की। अब हमारे पास एक सवाल आया है
जो पूछने वाली हैं वो खुद एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका हैं। उनका ये कहना है कि अब जब सारी क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी तो हो सकता है बच्चे उतनी फीस ना दें जितनी पहले देते थे स्कूल में। स्कूल के मैनेजमेंट शिक्षकों को उतनी सैलरी कैसे देंगे? क्या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे अध्यापकों की तनख्वाहें कम हो जाएं या फिर उनकी नौकरियां चली जाएं? ये इनका क्या भविष्य होगा? देखिए, अभी आपको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और अभी जब रोजगार से संबंधित था तो मैंने भी, जो हमारे बच्चे जिनको सुनिश्चितता हो गई थी कि उनको नौकरी दी जाएगी, तो बहुत सारी कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर हमने अनुरोध किया कि ऐसे संकट के समय में सब लोगों को एकजुट होकर के किस तरीके से एक दूसरे का सहयोग हो सकता है। ये जो संकट का काल है ये थोड़े से समय का होगा। मुझे लगता है कि उनको चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको कहा गया कि कोई किसी का वेतन न रोके। यदि वेतन नहीं रोकेंगे तो उसको काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो उसको पढ़ाना भी पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा तो उसको थोड़ा सा शुल्क भी लेना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये कुछ समय का है, अध्यापक की भूमिका कम नहीं होने वाली है। यदि हम टोटल को भी ऑनलाइन पर ले आएंगे तो टोटल ऑनलाइन पर नहीं आ सकते। अंततोगत्वा अध्यापक के माध्यम से हम बच्चों को खड़ा करना चाहेंगे, और इसलिए उनको बहुत ज्यादा चिंता करने की इस दिशा में जरूरत नहीं। लेकिन ये जो वर्तमान का जो समय है, ये समय थोड़ा सा निकल जाए तो सब रास्ते आसान हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे जैसे अब अनलॉक हो रहा है सब कुछ, बहुत सारे देशों ने स्कूलों को शुरू कर दिया है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। बहुत सारे देश अलग अलग फॉर्मूले अपना रहे हैं। जैसे किसी ने किया कि हम सिर्फ 30% बच्चों को बुलाएंगे, 50% बच्चों को बुलाएंगे, लेकिन कई देश हैं जिन्होंने स्कूल खोल दिए हैं। क्या हमारे देश में ऐसी संभावना है कि आप स्कूल खोल दें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चे पहले की तरह स्कूल जा सकें, एहतियात के साथ? अभी हमारे जो ये परीक्षाएं हैं ये लगभग पूरी हो जाए, उसके बाद गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करेंगे हम लोग, और स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के आधार पर जो हमने 3-4 टास्क फोर्स बनाई है कि ये जब भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी तब किस तरीके से हम छात्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम कैसे करके स्कूल तक उसको लाएंगे, और किस अनुपात में लाएंगे जो दूरियां भी बनी रहें और वो सुरक्षित भी रहे। तो इसके लिए हम लोगों ने टास्क फोर्स बनाई है। जब भी हमारी परीक्षाएं लगभग खत्म हो जाएंगी, आगे आने वाले समय में जैसे ही ऐसी समस्या परिस्थितियां आएंगी कि हाँ अब हम लगभग तैयार हैं इस चुनौती का और मुकाबला करने के लिए और स्कूलों को खोल सकते हैं, तब हम निश्चित रूप में इन स्वास्थ्य विभाग और गृह मंत्रालय के निर्देश और परामर्श से उसको हम पूरा करेंगे। जी, कई बार आपको ये कंफ्यूजन आपको भी महसूस होता है कि हमने पूजा स्थल खोल दिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मस्जिद सब कुछ खोल दिया, हमने शॉपिंग मॉल्स खोल दिए, दुकानें खोल दी, सब कुछ तो हमने खोल दिया, सिर्फ स्कूलों को हमने नहीं खोला। जबकि होना चाहिए था उल्टा। बच्चों की शिक्षा का इतना नुकसान हो रहा है, हमें पहले ये देखना चाहिए था कि बच्चों की शिक्षा आ जाए, लेकिन हमने जो अनलॉक किया वो उल्टा किया। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा किया, और मैं समझता हूँ यदि पूरी दुनिया देखती है तो आज मोदी जी का जो विजन था और उनके निर्णय लेने की जिस तरीके से क्षमता है और पूरा देश जिस ढंग से उनके पीछे खड़ा हुआ है, यदि ऐसा नहीं होता तो कैसी खतरनाक परिस्थितियां आती है। 130 करोड़ लोगों का देश है, वो देश जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपने को शीर्ष मानते थे और उनको कोई नंबर 1 थे, वो आज चौराहे पर खड़े हैं और तरस रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि जो ये बच्चा है, छात्र है, जिस आप अभी बैठे हैं, कल से आप जरा अभिभावकों को पूछिएगा कि कितने अभिभावक चाहेंगे कि स्कूल खुल जाए, तो मुझे लगता है कि 1-2% से भी, क्योंकि मेरे पास तो लगातार अभिभावकों के मैं तो लगातार परामर्श कर रहा हूँ, अभिभावकों से जुड़ा हूँ, छात्रों से जुड़ा हूँ, अध्यापकों से जुड़ा हूँ, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल से जुड़ा हूँ, विश्वविद्यालयों 1000 विश्वविद्यालयों के VC से जुड़ा हूँ, तो सभी शिक्षा मंत्रियों से लगातार बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि बच्चा
बच्चा हमारी निधि है, उस परिवार की संपत्ति नहीं है, राष्ट्र का और भविष्य भी है। तो उसके बारे में उसकी सुरक्षा कैसे हो, बहुत सारे देशों ने स्कूल खोले फिर बंद करने पड़े उनको, आपको मालूम है। लेकिन हम ये रिस्क उसके जीवन को, हमारे लिए पहले उसकी सुरक्षा, उसके बाद शिक्षा है। लेकिन जैसे भी हमको लगेगा कि नहीं, अब हम परिस्थितियां थोड़ा सा ऐसी हैं कि अब हम बच्चों को ला सकते हैं और किसी व्यवस्था के तहत उसको पढ़ा सकते हैं, तो जरूर पढ़ाएंगे हमारे लिए। और इसीलिए आज हम घर तक पहुंच गए हैं, घर में शिक्षा दे रहे हैं, हमारा बच्चा खाली नहीं है। आप अभिभावकों को पूछेंगे तो वो भी उस डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब ये है, समय समाप्त हो रहा है, और आखिरी सवाल आपके बारे में है। शिक्षा नीति बनाना इतने बड़े देश का तो वैसे ही बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस दौर में ये जो नई परिस्थिति है, किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। आपको कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा और आपने कैसे इसको संभाला? आपके अपने भी कुछ अनुभव रहे होंगे इस दौरान, क्योंकि ये ऐतिहासिक है। हमारे सामने बहुत कठिनाई रही है और आज भी है। जहां हमारे आईआईटी से लेकर, एनआईटी से लेकर, आईसर से लेकर के आईआईएम से लेकर विश्वविद्यालयों में छात्र अपनी छात्रावासों में रहे हैं, वहीं हमारे जो नवोदय विद्यालय हैं, आप समझ सकते हैं कि पिथौरागढ़ में केरल का छात्र पढ़ रहा था। नवोदय विद्यालयों में जो 20% देश भर के छात्र होते हैं, 3,500 छात्रों को कैसे करके विभिन्न स्थानों से उनके घरों तक पहुंचाने की कम चुनौती हमारे सामने नहीं थी, लेकिन हमने उन बच्चों को सुरक्षित पहुंचाया। और जो छात्र अपने हॉस्टल में थे, आज भी हैं, वो नहीं जाना चाहते, उन छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से वो भी बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती कि वो छात्र घर पर है तो तनाव रहित हो, वो किस तरीके से वो उसका समय का उपयोग हो सकता है। सारा तनाव आपने ले लिया? नहीं, उसमें आप भी हैं, आपने भी मेरी मदद की है और अभिभावक मदद कर रहे हैं, सभी लोगों ने मिल करके मदद की। तो आज कम से कम वो छात्र जिस मनस्थिति से वो गुजरता और जो और खतरनाक स्थिति होती, तो उससे तो हमने बच्चे को बचाया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय हमारा समाप्त हो रहा है। आजकल आप जानते हैं विज्ञापनों की ऐसे ही बहुत कमी है टीवी चैनल्स पर, और आगे जाएंगे तो जो थोड़े बहुत विज्ञापन है ये भी हमारे ड्रॉप हो जाएंगे, तो नुकसान होगा। तो लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे देश में जो परिवार जो देख रहे हैं उन सब की ओर से आपका शुक्रिया कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अभिभावकों को भी और छात्रों को भी शुभकामना देना चाहता हूं आपके माध्यम से। थैंक यू सो मच सर।